हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। हिस्ट्री का ही एक 7th क्लास का चैप्टर हम लोग पुरानी क्लास में कर रहे थे। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड किंगडम्स। उसको हमने फर्स्ट क्लास में आधा देखा था और आधा फिर हमने सेकंड क्लास में देखा था, और बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो आज हम थर्ड क्लास में देख रहे हैं, थर्ड पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक एक बार पढ़ लिया था, हम देख लेते हैं। है ना, 400 टैक्सेस भी देख चुके थे, प्रशस्तीज एंड ग्रांडलैंड देख चुके थे, अचीवमेंट्स देख चुके थे, है ना। एंड व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, क्या क्या लैंड के साथ भी दिया जाता था ये भी देख चुके थे। एंड अनयूजुअल ये भी देख चुके थे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, है ना। यहाँ आई थिंक कन्नौज वैली का हमारा चल रहा था। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, ये चल रहा था वॉरफेयर फॉर वेल्थ। देखो हम बात कर रहे थे किंग्स एंड किंगडम्स की, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जितने भी राजा थे वो अपने अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए कुछ भी करते थे। कुछ भी का मतलब वॉरफेयर से ही है, यहाँ पे वॉर करते थे, युद्ध करते थे। देखो अब जो जमीन है ना, किसी के अंडर में अगर 1 बीघा है और वो 1 बीघा का ऑनर है, वो राजा है, एक तरह से ये मान लो कि वो ऑनर है, तो वो भाई जमीन खिंचेगी तो नहीं, स्प्रिंग तो है नहीं कि खिंच के बड़ी हो जाएगी। या फिर ऐसा भी नहीं है कि बारिश हुई तो मिट्टी से फैल गई, मिट्टी बड़ी हो गई, तो भाई ऐसा भी नहीं है, हवा बढ़ दी। होता क्या था कि जो आसपास की जो टेरिटरी थी, आसपास की जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करके अपना जो 1 बीघा का खेत है वो हमने 2 बीघा का कर लिया। तो इस तरीके से जो टेरिटरी थी वो दूसरों की छीन कर अपने में मिला लेने से उस टेरिटरी का एक्सपेंशन होता था। इतना आप समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि you may have noticed that the each of these ruling dynasties were based in the specific region। एक स्पेसिफिक रीजन पर, रीजन मतलब क्षेत्र, वहां पर क्या कर रही थी कि रूल कर रही थी जो डायनेस्टी थी, एक स्पेशल डायनेस्टी थी, कोई भी मान लो। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल इट अदर एरिया। एक जगह पर वो डायनेस्टी रूल कर रही है और दूसरी ही तरफ कोशिश कर रही है दूसरी वाली डायनेस्टी की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिलाने की। तो एक्सपेंशन की कोशिश कर रही है, वो बताया गया है ना। One partially prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley for centuries. Rulers belonging to the Gurjara, Pratihara and Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. Because there were 3 parties in the long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle। ये हमने कल पढ़ा था। देखिए, गुर्जहारा प्रतिहारा पहली डायनेस्टी, दूसरी राष्ट्रकूटा और तीसरी पाल, ये तीनों की तीनों डायनेस्टी के नाम है, वंश के नाम है। अलग अलग जगह पर ये क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। बीच का जो सेंटर पार्ट था वो था कन्नौज। तो तीनों टेरिटरी जो है वो क्या कोशिश करेंगी, कन्नौज सिटी को, कन्नौज शहर को अपने में मिलाने की। भाई ये वाली सोचेगी कि हम अपनी टेरिटरी को बढ़ा लें तो कन्नौज जो है वो हमारे हिस्से में आए, इधर वाला सोचेगा कि कन्नौज हम अपनी में मिला लें तो कन्नौज जो है वो मिक्स होके हमारी टेरिटरी बड़ी हो जाएगी। और साउथ वाले सोचेंगे कि जो कन्नौज है वो हम अपनी टेरिटरी में मिला ले तो हमारी टेरिटरी थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हर इंसान, हर राजा उस टाइम पे, हर डायनेस्टी क्या सोच रखते थे कि भाई किसी दूसरी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला ले तो इससे हमारी टेरिटरी का जो होगा वो एक्सपेंशन होगा, बढ़ावा होगा एक तरह से, है ना। तो इस तरीके से कन्नौज जो था वो बीच का एरिया था। और सबसे बड़ी बात, कन्नौज के पीछे सब लोग क्यों पड़े थे? देखो कोई चीज अच्छी होती तभी तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अच्छी चीजों के पीछे लोग पड़ते हैं, है ना। तो अच्छी चीजों में भाई कन्नौज में क्या ऐसी अच्छाई थी? तो जो कन्नौज था वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि वो गंगा वैली के पास था। किसके पास था? गंगा वैली में बसा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी जो एक रीजन है, जो क्षेत्र है, वो किसी नदी या किसी नहर के पास अगर होता है तो क्या होता है, उसकी जो सॉइल है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल होती है
है ना। हमने ज्योग्राफी पढ़ेंगे आगे चल के, ज्योग्राफी में कभी आपने पढ़ा भी हो तो आपको भांगर और खादर पता होगा, है ना। तो वो भांगर और खादर की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। वो सिर्फ मैं इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि भांगर और खादर का मतलब ही यही है कि जो नदियों के, रिवर्स के आसपास वाली जो सॉइल है वो कितनी ज्यादा फर्टाइल होती है और किस तरीके से फर्टाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्नौज के पीछे क्यों पड़े थे सब लोग, ये तीनों डायनेस्टी, क्योंकि वो वहां की जो सॉइल थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, और ऑब्वियस है कि भाई गंगा नदी की वैली में था तो पानी की भी कोई कमी नहीं होगी, अच्छा पानी होगा, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको क्या नाम दिया गया है हमारे इतिहास में, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया गया, त्रिपक्षीय संघर्ष हिंदी में कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है। देखो इसमें बता देते हैं कि जब भी कभी रूलर जो होता था वो अपनी पावर को, अपने रिसोर्सेस को क्या करने की कोशिश करता था, अगर दिखाना है, उसे शो करना है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, देखो मैं कितना वेल्थ वाला बंदा हूँ, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ है ना। तो वो क्या करेगा कि अपने ही टेरिटरी में एक मंदिर का निर्माण करवाएगा, लार्ज टेम्पल, है ना। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स, they often choose to target temple which were sometimes extremely rich। कह रहे हैं कि कभी अगर ऐसा होता था कि उनको अटैक करने की जरूरत पड़े, कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि टेरिटरी को एक्सपेंड करना है, तो टेरिटरी तो अभी मैंने जस्ट बताया था स्प्रिंग तो है नहीं, खींच देंगे, तो क्या करेंगे, अटैक करेंगे दूसरे की टेरिटरी पर, और दूसरे की टेरिटरी पर अटैक करेंगे, अगर वो हमने क्षेत्र जीत लिया तो अपने हिस्से में मिला लेंगे, और दूसरा उस जगह के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उस जगह पे जितनी भी वेल्थ है वो सारी की सारी हम लोग लूट कर अपने राज्य में मिला लेंगे, वो हमारा हो गया। तो इस तरीके से एक्सपेंड करते थे और चीजों को धनी बनने के लिए लूटते थे। ठीक है, देखो वन ऑफ द सच रूलर इज मोहम्मद गजनी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो गजनी था, है ना, रूलर नहीं कह सकते, हालांकि कह सकते हैं लेकिन बाद के टर्म में कह सकते हैं, मतलब बाद में। अभी जब वो अटैक करने के लिए आया तो भैया रूलर कैसे हो सकता है, फिर वो तो अटैकर है ना। तो एक तरह से यहाँ पे अटैक किया उसने हमारी कंट्री पर, कितनी बार रेडेड किया, रेडेड का मतलब यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि लूट कर ले गए तो रेड डाली, है ना। 17 टाइम, 17 बार उसने अटैक किया 1000 से 1025 के बीच में, 17 बार अटैक किया उसने, है ना, विद रिलीजियस मोटिव। और हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई लूटपाट तो करने आया था, लेकिन उसका जो मोटिव था वो रिलीजियस भी था। कैसे, धार्मिक मोटिव का क्या मतलब है, हो सकता है वो जिस धर्म को बिलोंग करता हो उस धर्म का यहाँ पर क्या करना चाहता हो, स्थापित करना चाहता हो, है ना। हो सकता है मंदिरों को और मंदिरों को इसीलिए निशाना बनाया गया हो ताकि क्या हो, आगे चल के जो लोग हैं वो मस्जिदों पर और इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करें, है ना। आगे देखिए, other king who engaged in warfare included the Chahamanas, later known as Chauhans। देखो इस अगर वॉरफेयर में अगर किंग की बात करें कि कौन सा किंग इन्वॉल्व था, तो हमारे चहमानास थे। ये एक डायनेस्टी का नाम है, लेकिन बाद में यही लोग चलकर कहलाए गए चौहान्स। तो यहाँ पर हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं, चौहान्स यूज करेंगे, ठीक है। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो कि कहाँ कहाँ पर रूल कर रहे थे उस टाइम पे चौहान्स, उस टाइम पे जो चौहान थे वो दिल्ली और अजमेर के एरिया पर रूल कर रहे थे। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, और क्या कोशिश कर रहे थे, वेस्ट में और ईस्ट में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। आगे देखिए, वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स। देखिए अगर हम बात करें कि जब वो एक्सपेंड कर रहे थे तो उनको अपोज कौन कर रहा था, किसके द्वारा वो अपोज किए गए। अपोज का मतलब देखो, जब किसी दूसरे की टेरिटरी में जाओगे तो वो वापस वो भी तो अटैक करेगा, ऐसा तो नहीं कि आप घुस के बैठ गए और भाई लूटपाट के आ गए। वो जिसकी आप जिसकी टेरिटरी में जाओगे लूटपाट करने के लिए, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, तो वापस पलट के भी तो वो कोई प्रतिक्रिया देगा। न्यूटन का नियम सबने पढ़ा है ना कि एवरी रिएक्शन हैज अपोजिट, एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो सेम चीज है, जब आप किसी की टेरिटरी में घुसोगे और वहां का एरिया जो है अपने में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया देगा। तो अपोज किए गए किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपोज बाय चालुक्य जो कि गुजरात में थे, एंड गढ़वाल्स जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे। गढ़वाल जो है वो भी एक डायनेस्टी ही है, वो भी लोगों का नाम है, जैसे चौहान्स थे, है ना, उनके सरनेम के साथ में चौहान्स लगा था, वैसी गढ़वाल भी एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वो थे।
ठीक है, डायनेस्टी थी। द चहमानाज रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखने की जरूरत है आप सबको। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं बता देती हूँ। जो चौहान्स में एक रूलर थे जिनका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, याद रखिएगा कौन से पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड। तो उन्होंने इस सन के बीच में 1168 से 92 के बीच में हम देखेंगे तो हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी। देखो हमेशा याद रखना कि मोहम्मद गौरी यानी एक अफगान रूलर था, अफगान अटैकर था ऐसे मान लो अभी, ठीक है। हालांकि वो जब जीत गया तो ऑब्वियस है कि जब उसने जीत लिया हमारा राज्य तो फिर वो रूलर बन गया, है ना। अभी अटैकर है वो। तो जब उसने अटैक किया, जब वो हमारे यहाँ पे आया तो क्या हुआ कि सबसे पहले 1191 में क्या हुआ, इन दोनों ने युद्ध लड़ा, इन दोनों ने एक वॉर लड़ा। किस किसने, कौन से दोनों ने, पृथ्वीराज थर्ड जो कि चौहान रूलर थे और अफगान से आया हुआ एक अटैकर, एक रूलर जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी। इन दोनों ने, किन दोनों ने, पृथ्वीराज एंड प्लस गौरी, है ना, पृथ्वीराज थर्ड याद रखिएगा, गौरी, मोहम्मद गौरी, इन दोनों ने एक युद्ध लड़ा 1191 में जिसमें कि पृथ्वीराज जो थर्ड थे वो जीत, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो जीत गए भाई, हाँ कि भाई हमारा जो चौहान रूलर था वो यहाँ पे जीत गया। उसके जस्ट एक साल बाद फिर वो दूसरी और ज्यादा तैयारी करके आया कि अच्छा मुझे हराया, तो 92 में एक साल बाद ही जस्ट फिर से आया वो, फिर से इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध लड़ा, है ना। किस किस के बीच में, पृथ्वीराज थर्ड एंड प्लस गौरी के बीच में। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ये हार गया, है ना। और हारने का रीजन देखो, रीजन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हालांकि ये यहाँ पे नहीं है सिलेबस में लेकिन सिर्फ बता देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हार गया का रीजन वो वाली सबने कहावत सुनी है ना कि घर का भेदी लंका ढाई, सुनी है ना सबने कहावत, उसी के बेस पे है। जब हमेशा याद रखना कि जब सारे जो राजा हैं एक जगह के, एक शहर के, एक किंगडम के, मतलब किंगडम इन द सेंस एक कंट्री में, अगर वो यूनाइट नहीं रहेंगे तो कोई भी बंदा आके उनको डिवाइड करके हरा के चला जाएगा। अगर सुना है ना कहावत, एकता में शक्ति है, 5 अंगुलियां अगर मुट्ठी बन जाएं तो फिर वो घूसा बन जाती हैं, है ना। कहावत याद है सबको। तो सेम चीज है कि अगर सारे रूलर उस टाइम पे एक दूसरे के अपोज में ना होते तो कोई बाहर वाला अटैक कर जाता क्या हमारी कंट्री पे। उस टाइम पे अगर वो एक होते तो कोई भी नहीं आ पाता, कोई भी अटैक नहीं कर पाता, और अगर आता भी, अटैक करता भी तो सारे मिलके लड़ते भाई, है ना। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, एक राजा थे, राजा जयसिंह, उन्होंने इनको धोखा दे दिया, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात कर लिया, जिसकी वजह से गौरी और जब इनका जो 92 में युद्ध हुआ जिसकी वजह से पृथ्वीराज थ्री मारे गए, हार गए। समझ में आया। तो इस तरीके से उन्होंने 91 में जो युद्ध लड़ा वो तो वो हार गए, कौन, गौरी, और जो 92 में लड़ा वो जीत गए पृथ्वीराज थर्ड से, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ सबको पता है कि जस्ट इसके बाद बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 92, और इसके बाद ही जस्ट हमारा जो कंट्री में जो दिल्ली सल्तनत, इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा, चैप्टर थर्ड, कौन सा है, मुगल, हाँ दिल्ली सल्तनत, मुगल नहीं सॉरी दिल्ली सल्तनत। तो वो जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो नींव पड़ी, उसकी जो तैयारी हुई वो यहीं से हुई। जब ये युद्ध हार गए तो जस्ट इनके बाद चौहान के बाद किसका राज आ गया दिल्ली में, किसका, हाँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले यहाँ पे जो गौरी था वो था, क्योंकि गौरी अटैकर्स थे, हमेशा याद रखिएगा जो लुटेरे होते हैं वो एक जगह बैठ के राज्य कभी नहीं करते, गद्दी पे नहीं बैठेंगे, वो आएंगे अटैक करेंगे और वापस लूट के चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर अटैक करेंगे, फिर किसी टेरिटरी को जीत लेंगे, फिर चले जाएंगे। करते क्या है इन लोगों के साथ में ना स्लेव्स होते हैं, स्लेव समझते हैं आप लोग, स्लेव्स का मतलब गुलाम, है ना, ऑब्वियस है। तो वो क्या करते थे, अपने गुलाम साथ में लेके आते थे, वो गुलाम अपना एक जगह पे छोड़ जाते थे, है ना। किसी को याद है कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, चलो सब लोग सर्च करके मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस हिस्ट्री के किस शासक या किस रूलर के नाम पर उसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है, ये भी सर्च करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, सर्च करके आप आंसर जरूर करिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो कौन था, वो इसका मोहम्मद गौरी का ही स्लेव था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस
तरीके से ये लोग क्या करते थे, अटैकर्स अपने अपने स्लेव छोड़ के चले जाते थे कि भाई एक जगह तुम बैठ जाओ, ये गद्दी आज से तुम्हारी, तुम राज करो। ठीक है, इन्होंने एरिया अपना जीत लिया, कंक्वर कर लिया, उसके बाद अपना एक स्लेव छोड़ के चले गए। तो हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, अभी अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अ क्लोजर लुक, चोलास। देखो, जो चोल डायनेस्टी थी उसको यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिए थोड़ा सा, कि हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, कैसे जो चोला डायनेस्टी थी वो जो थी वो पावर में आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है लगभग लगभग, ये देखिए ये वाला, ठीक है, इंडिया का जो नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा, श्रीलंका से ऊपर वाला इधर वाला जो एरिया है, इवन श्रीलंका भी इसमें ऐड ही है, लेकिन ये पूरा जो केरला, तमिलनाडु और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा चोला टेरिटरी थी। ठीक है, चोला टेरिटरी, अच्छे से बता देती हूँ, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए चोला टेरिटरी। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये इनका ट्रेड रूट था, भाई इस तरीके से ये ट्रेड करते थे। ठीक है, और चोला इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब है कौन इनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता था, आते कहां से थे ये लोग, तो ये वाला एरिया इन्फ्लुएंसर्स का था, इनको इन्फ्लुएंस करते थे कि भाई अगर इन्होंने ऐसा किया है तो हम भी कर लें। ठीक है, आगे देखिए, अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्यार helped power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram, Vijay Alya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Orayur, है ना, captured the delta from the Muttariyar, क्या है, in the middle of the 9th century, and he built the town of तंजावुर, 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 देखिए यहाँ पे तंजावुर, ये मतलब का पॉइंट है। ठीक है, एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस, ये देखो निशुम भसुदिनी देयर। देखिए क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि जो, यहां से देखिए, इन्होंने कहा कि जो चोला डायनेस्टी थी वो किस तरीके से, कहां पर, किस तरीके से हेल्प कर रही थी, कौन से रीजन में, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे कि एक फैमिली थी, है ना, जो कि कावेरी डेल्टा के आसपास थी, कावेरी डेल्टा उन्होंने कवर अप कर रखा था। वो कह रहे हैं कि दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम, और वो सबॉर्डिनेट किसके थे, अभी मैंने उस दिन बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए कि जो एक राजा थे वो काम क्या करते थे, अपने अपने एक क्षेत्र में सामंत छोड़ देते थे। सामंत का मतलब एक तरह से सबऑर्डिनेट, कि भाई तुम ये वाला एरिया संभालो, तुम ये वाला एरिया संभालो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि दे वर सबऑर्डिनेट टू द, किसके, चोलास जो थे, वो चोला डायनेस्टी कैसे उदय में आई, हम ये पढ़ रहे हैं कि चोला डायनेस्टी का उदय कैसे हुआ, राइज कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि जो कावेरी नदी के डेल्टा जो फैमिली थी, उन्होंने कहा कि दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम के जो किंग थे पल्लवा, उन्हीं के वो सबऑर्डिनेट थे। ठीक है, आगे क्या हुआ कि जो विजय आल्या who belong to the ancient chief family of the Cholas from उरियर, देखो क्या कह रहे हैं कि एक जगह का नाम है, ये जगह का नाम है, कह रहे हैं कि जो चोला फैमिली थी यहाँ पर इस जगह में जो रह रही थी, उनका एक चीफ था, है ना, फैमिली चीफ होता है ना, कि उनमें से सबसे जो फैमिली चीफ किसको कहते हैं, प्रधान को, है ना, जैसे गांव में प्रधान है तो वो क्या है, गांव का मुख्य व्यक्ति है। तो वैसे इस फैमिली में एक क्या था, विजय आलिया करके एक बहुत ही चीफ इंसान था, फैमिली का मतलब प्रमुख इंसान ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरियार इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। उसने क्या किया कि उसने वो जो डेल्टा में, मतलब डेल्टा समझते हैं आप लोग, डेल्टा क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर क्या हो, नदियों की ब्रांचेस हो, है ना, जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो ये नदी है और ये सब क्या है इसकी, 1 2 3 4 5, ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो कोई भी नदी जब एक तरह से आती है और डेल्टा मतलब एक तरह से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो उसको डेल्टा कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कावेरी नदी का डेल्टा था, कौन सी नदी का? कावेरी नदी का। तो एक तरह से यहाँ पे क्या किया कि उसने एक टाउन बसा दिया और वहां पे एक मंदिर बनवा दिया, उसी जगह की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे एक छोटा सा उन्होंने टाउन बसा दिया जिसका नाम रखा उन्होंने थंजावुर, ठीक है। और वहीं पर ही टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम भसुदनी, ठीक है। और वहां पर एक देवी या देवता, कुछ भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, उन्होंने एक देवी और देवता या फिर एक बिठा दी उन्होंने अपनी गॉडनेस गॉडेस, और उस टेम्पल में लोग क्या करने लगे, एक तरह से पूजा करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चोला डायनेस्टी है वो धीरे धीरे से एक परिवार से फिर धीरे धीरे से बढ़ती चली गई, ठीक है। लोग और आके बसने लगे, उनका फैमिली आई, फिर उनकी फैमिली आई, इस तरीके से हुआ। आगे देखिए, the successor of Vijayalaya conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. देखो, अब अगर एक फैमिली उसका चीफ आकर रहने लगा, उसकी फैमिली आकर रहने लगी, तो धीरे धीरे जो राजा था, यानी कि अभी कौन है राजा यहाँ पे? सक्सेसर, उत्तराधिकारी हमारा विजयालया है, अपने ही परिवार का। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि कन्क्वर किए नेबरिंग रीजन्स, उसके आसपास की जितनी भी टेरिटरी थी छोटी छोटी छोटी, वो उसने सब ने जीत ली। और जीती कैसे? वॉर करके, युद्ध करके। अब क्या हुआ कि जो किंगडम था वो ग्रू इन साइज, भाई जो उसका किंगडम था, जो उसने बसाया था, वो क्या करा? ग्रो करने लगा, मतलब ज्यादा उगने लगा, बड़ा होने लगा, है ना। साइज एंड पावर बोथ। देखो हमेशा याद रखना कि जितने ज्यादा लोग उतनी ही ज्यादा पावर, जितना ज्यादा एरिया उतनी ही ज्यादा पावर। हमेशा ये याद रखना कि जो पावर है वो एक तरह से लोगों से और एरिया से ही आती है। आप छोटी सी जगह में हो और आप एक दो लोग रह रहे हो, है ना, और एक दूसरा जो है वो 6 एकड़ की जमीन पे रह रहा है और कम से कम उसमें 15 फैमिली रह रहे हैं, तो दोनों अगर चीजों में से अगर स्ट्रॉन्ग माना जाए तो कौन होगा? वो जो ज्यादा जगह में रह रहा है, क्योंकि इसके पास एरिया ज्यादा है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज क्या? कि वो संख्या में ज्यादा है, हमेशा ये याद रखना। तो एक तरह से जब उसने क्या किया कि जो नेबरिंग रीजन था वो उन्होंने जब जीत लिया, तो फिर वो साइज में और पावर में बढ़ गए, है ना। द पांड्यंस एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वो मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब देखो, जो पांड्या थे और जो पल्लवा थे, उनकी भी टेरिटरी थोड़ी थोड़ी साउथ और नॉर्थ से जाकर कहा मिल गई, इनके सबकी पार्ट बन गई, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और राजा का नाम आया है, जो राजा का नाम है राजा राजा वन। क्या राजा का नाम है? राजा राजा वन। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, इसको मोस्ट पावरफुल पावरफुल माना गया है। चोला रूलर बिकेम किंग, कब ये किंग बन गया? 985 में, एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट दीज एरियाज, और इसने लगभग लगभग अपने आसपास का सारा क्षेत्र जीत लिया और एक मोस्ट पावरफुल रूलर बनकर सामने आया, ठीक है। ही क्या है, रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा राजा सन, देखो इसने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज्ड किया, एंड राजा राजा का जो सन था जिसका नाम था राजेंद्र वन, सन का क्या नाम था, है ना। देखो मैंने पिछले भी अपनी क्लास में ये सब समझाया हुआ है कि डायनेस्टी वही कहलाती है जब राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, समझ रहे हो, यानी कि वही वंश चलता रहे। वंश अगर अलग हो गया, कोई अटैक करके चला गया और फिर उसने अपनी अपनी टेरिटरी स्थापित कर ली, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो फिर वहां पे वो डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, फिर वो दूसरी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। डायनेस्टी उसी वंश का ही व्यक्ति जब बैठेगा तो वो डायनेस्टी कहलाएगी, ठीक है। यानी कि चोला रूलर पढ़ रहे हैं तो चोला का ही मतलब बेटा या कोई भतीजा या फिर ऐसे होना चाहिए, है ना। जैसे दो भाई हैं तो उसका बेटा बैठ गया, इस तरीके से डायनेस्टी चलती है गद्दी पर, ठीक है। आगे देखिए, कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली। इन्वेडेड का मतलब वहीं आपने उसको एक्सपेंड किया, है ना, बढ़ाया। द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशंस। देखो कह रहे हैं कि जो श्रीलंका था, हमने अभी मैप में देखा था कि जो नीचे वाला हिस्सा था वो भी चोला रूलर का ही था। तो कह रहे हैं कि जो श्रीलंका था और अदर आसपास की जो कंट्रीज थी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी, वो क्या कर रही थी, वहां पर जो नेवी थी वो डेवलप हो रही थी। नेवी कौन? आज की डेट में नेवी के जो हमारे होते हैं वो क्या काम करते हैं? सैनिक माने जाते हैं, कौन से? नौसेना के, पानी वाले सैनिक, है ना।
वही नेवी की बात हो रही है। उस टाइम पे भी नेवी के जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे अपने काम के लिए। ये देखिए आगे, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। देखिए, द बिग टेम्पल ऑफ थंजावुर एंड द गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्क्रप्चरल मार्वल्स। देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये एक टेम्पल है, और ये टेम्पल पूछा जाता है भाई कि ये किसने बनवाया, है ना। ये देखो, जगह का नाम है थंजावुर, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। द बिग टेम्पल, है ना, चोलापुरम, बिल्ट बाई, किसने बनवाया था, राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है राजा राजा एंड राजेंद्र, दोनों वन वन है, ठीक है, राजा राजा वन है एंड राजेंद्र भी वन है, सॉरी वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा टेम्पल यानी कि स्कल्पचर का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से शैली मान लो, ठीक है, वो जो भव्य महल है उसको जो तरीका है बनाने का वो उसकी बात की गई है। एंड टेम्पल का मतलब सीधा सीधा टेम्पल, मंदिर, ठीक है। तो किसने बनवाया था ये वाला, हाँ, थंजावुर का टेम्पल राजा राजा एंड किसने, हाँ जी, राजा राजा और राजेंद्र फर्स्ट। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम अ न्यूक्लियाई ऑफ स्टेटमेंट्स। देखो, इस पहली लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो सब लोग कि ये पहली लाइन हमारी क्या कह रही है कि चोला चोला टेम्पल ऑफन बिकम ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट का क्या, देखो सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं बस्तियां, है ना, बस्तियां। बस्तियां कैसे कि एक दुकान है, दो चार लोगों ने वहां पे आसपास घर बनवा लिया दुकान के आसपास कि भाई हमें दुकान नहीं, ऐसे मॉल समझ लो। क्यों, क्योंकि हमें कुछ चीज चाहिए होगी तो मॉल जाके फटाक से ले आएंगे। एक ने बनवाया, दो ने बनवाया, तीन ने बनवाया, चार ने बनवाया, फिर धीरे 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 उन लोगों को देख के बहुत सारी बस्ती हुई, एक पूरा का पूरा शहर बस गया, ठीक है। पहले जब लोगों ने ये सोचकर बनवाया तो मॉल को सेंटर में रखा कि हम मॉल के आसपास इसलिए बनवाएंगे कि हमें भाई कुछ भी शॉपिंग करनी होगी फटाक से मॉल में घुस जाओ, आना जाना नहीं पड़ेगा ज्यादा, है ना। तो एक तरह से वो जो टेम्पल था चोला टेम्पल, उसने क्या काम किया, बस्तियों के बीच में एक रहने वाले न्यूक्लियस का काम किया। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियाई का मतलब एकल होता है, एकल, ठीक है, एक चीज, जैसे हम लोग न्यूक्लियस कह देते, न्यूक्लियस के आसपास फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे समझ लो, समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, वैसे मतलब वो नहीं है, ये न्यूक्लियस अलग है, वो न्यूक्लियस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड बोल रहे हैं कि जो बस्तियां थी वो मंदिर के आसपास, एक तरह से जो मंदिर है वो न्यूक्लियाई एक एकल का काम करने लगा और उसके आसपास सेटलमेंट होने लगा बस्तियों का, ठीक है, यानी बस्तियां बसने लगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। आगे देखें, विच ग्रू अराउंड डैम, जो उनके आसपास ग्रो करने लगी, दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखो, आप हमेशा याद रखना कि जब कोई एक चीज वहां पर है और वहां पर अगर बस्ती हो गई है तो लोग क्या करेंगे, उस मौके का फायदा उठाएंगे। जैसे अगर मॉल की हमने बात की तो हो सकता है इस साइड में दो चार दुकानें और खुल जाए, है ना, क्यों, ये सोचकर कि वहां पे ज्यादा जनता है, वहां पे बस्ती है तो हमारी बिक्री भी ज्यादा होगी, है ना। तो इस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होने लगा। टेम्पल्स वर आल्सो इन्वोल्व्ड with land by rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining all the specialists who work at the temple. देखो क्या था कि वहां पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट आने लगे कि भाई हम भी ये काम करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, है ना, क्योंकि लोग ज्यादा है, बस्तियां ज्यादा है, तो इनकम भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से वहां पे क्या होने लगे, प्रीस्ट आने लगे, गार्लैंड्स आने लगे मेकर, गार्लैंड्स मेकर, कुक्स आने लगे, रसोइया, है ना, स्वीपर्स आने लगे। अच्छा, यहाँ पे गार्लैंड मेकर्स का मतलब यहाँ पे क्या हम लोग सेंस लगा सकते हैं, माला बनाने वाले लोग, ठीक है, माला वाले। म्यूजिशियन आने लगे, जैसे कि म्यूजिक सिखाने वाले, गिटार वगैरह, हारमोनियम वगैरह, है ना, गिटार तो उस टाइम पे होता नहीं था, हारमोनियम कह सकते हैं। डांसर्स आने लगे जो नृत्य सिखाते थे, ऐसा नहीं कि ये आजकल का डिस्को वाला, वो वाला नहीं, वहां पे उस टाइम पे क्या चलता था, कथकली और भरतनाट्यम, ये सब वो चलते थे, है ना, क्लासिकल जो डांसर्स होते हैं वो। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप। कह रहे हैं कि अगर हम इन सब चीजों को देखें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टेम्पल थे वो केवल पूजा करने के योग्य नहीं थे, क्या और थे, वो इन सब चीजों का भी सेंटर बन चुके थे, ठीक है। देखो,
वर प्लेसेस वर्शिप, दे वर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, वहां से लोग इनकम पैदा कर रहे थे, इकोनॉमिक, सोशल, वहां पे लोग गैदरिंग कर रहे थे, मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, है ना, तो सोशल भी कह सकते हैं, एंड कल्चरल लाइफ, वहां पे लोग कल्चर से भी जुड़ रहे थे, जैसे कि डांस सीख रहे थे, नृत्य, है ना, और म्यूजिक सीख रहे थे, तो वो सब उनके कल्चर को प्रदर्शित कर रहा था। कोई अब ये सोचो किसी को प्रेयर सीखनी है, किसी को प्रार्थना बनानी है, तो वो वहां पे जाके म्यूजिक सीखेगा, उसके बाद वो प्रार्थना बनाएगा, प्रार्थना लिखेगा, तो एक तरह से क्या हुआ, वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है कि भाई ये वाला हमारी प्रार्थना है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए कह रहे हैं अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल, अगर हम लोग क्राफ्ट को एसोसिएट करते हैं, जोड़कर देखते हैं विद टेम्पल से, मंदिरों से, तो द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, मतलब कि ब्रॉन्ज इमेज, जैसे सब लोगों ने अयोध्या वाला मंदिर देखा भी, जो रामलला की मूर्ति है वो देखी है ना, देखी है ना सबने, तो कितना ज्यादा एक जो वो अलॉय, जिस अलॉय की वो बनी है, वो एक तरह से क्या है, जिसने भी वो बनाई है, कितना बेहतरीन तरीके से वो बनाई है, तो एक तरह से वो आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत सा, हम लोग उसको एक वो एग्जाम्पल कह सकते हैं कि भाई किसी ने कितनी ही खूबसूरती से आर्ट उसमें प्राण डाले हैं, है ना, मतलब उसको बनाया है। तो वैसी अगर हम बात करें तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज है, ब्रॉन्ज इमेज बनाना, है ना, तांबे की या फिर कांसे की प्रतिमाएं बनाना, ब्रॉन्ज इमेज का मतलब यहाँ पे प्रतिमाएं बनाना। ठीक है, तो एक तरह से जो चोला ब्रॉन्ज इमेज वर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम चोला टाइम की, चोला अंपायर की, चोला डायनेस्टी की इमेजेस की बात करें, कौन सी इमेज, ब्रॉन्ज इमेज, तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम की अगर हम बात करें तो पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फाइनेस्ट इमेजेस में से काउंटेड होती थी वो, मतलब मानी जाती थी, फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छी इमेजेस में से वो एक चुनी जाती थी कि भाई ये चोला जो अंपायर है, उस टाइम की जो ब्रॉन्ज प्रतिमाएं हैं वो बेहतरीन एक नंबर की प्रतिमाएं हैं सारी। ठीक है, आगे देखिए, while most images were the deities, sometimes images were made of devotees always, देखो इसका मतलब ये कहा इन्होंने, इस लाइन का मतलब ये है कि एक तरह से अगर हम देखें तो जो प्रतिमाएं थी वो सिर्फ भगवान की नहीं थी, वो सिर्फ देवी देवताओं की नहीं थी, जब आर्ट आती है किसी को तो वो सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित नहीं रहता है, वो हो सकता है इंसानों का भी बना शुरू करे, तो आसपास के जो पुजारी थे, जो भक्त थे, लोग उनकी भी प्रतिमाएं बनाते, डिवोटी का मतलब भक्त, है ना, तो जो जो भक्तगण आते थे सिर्फ भगवान को, भगवान की ही नहीं बनाते थे प्रतिमाएं, जो भक्तगण आते थे उनकी भी बनाते थे, उस लाइन का मतलब ये। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की, देखो अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि भाई जो चोलास थे, चोला डायनेस्टी थी, वो किस तरीके से एक्सपेंड कर रही थी, क्या क्या उसके रीजंस थे, क्या कैसे कैसे एक्सपेंड कर रही थी, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम देख रहे हैं कि उस टाइम का जो एग्रीकल्चर करने का तरीका क्या था और इरिगेशन का तरीके क्या थे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, चलिए देखिए, many of achievements of the cholas were made possible through new developments in agriculture. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. देखो, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा क्या होता है कि एक नदी आई, जैसे ये हाथ का स्ट्रक्चर है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, तो ये जो हाथ है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये मेन नदी है, मेन रिवर है, फिर उसके बाद ये जो है वो क्या है, ये ब्रांचेस है नदी की, तो जब कोई नदी आकर फिर ब्रांचेस में फैल जाती है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा बना वो कौन सी नदी का बना, कौन सी रिवर का बना, तो कावेरी का बना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कावेरी नदी जब ब्रांचेस जो अच्छा, कोई भी नदी है वो कहीं ना कहीं मिक्स होगी जाके, है ना, सबको पता है ये जो पानी का, जो नदियों का, रिवर का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कोई सी रिवर मिक्स होती है जाके, तो अगर हम बात करें किसकी, कावेरी नदी की, तो वो जाके मिक्स होती है, मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। तो उनका कहने का मतलब है कि जो बे ऑफ बंगाल में जब ये नदी मिल जाती है तो उससे पहले वो कई ब्रांचेस में डिवाइड होती है, डेल्टा बनाती है, तो वो जो जब जब डेल्टा बना रही है, वो सेवरल ब्रांचेस में, स्मॉल चैनल्स में डिवाइड हो रही है, तो वो क्या कर रही है,
एक तरह से अपने आसपास की जो जमीन है, अपने आसपास की जो लैंड है, उसको क्या कर रही है, वो फर्टाइल बना रही है, क्योंकि पानी के साथ आते हैं बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स, और वो क्या करते हैं, वहां पर उस लैंड पर अगर वो जमा हो गए तो वहां की जो सॉइल है वो मोर फर्टिलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन द बैंक्स, वो जो रिवर है वो अपने किनारे की जो जमीनें हैं उस पर क्या कर देती है, अपनी फर्टिलाइज जो सॉइल है उसको जमा कर देती है, ठीक है। वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पार्शियली द कल्टीवेशन ऑफ द राइस। देखो हमेशा याद रखना, किसी भी फसल के लिए, मैं सिर्फ कुछ फसलों की बात नहीं कर रही हूँ, सभी फसलों की बात कर रही हूँ, इरिगेशन की जरूरत हर फसल को होती है, ठीक है। मॉइस्चर की जरूरत हर फसल को होती है, तो वो वहां से मॉइस्चर भी मिल जाता है उन जमीनों से उनको। और सेकेंड चीज, चावल की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पर देखो पार्शियली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए तो वो जरूरी है, एग्रीकल्चर का मतलब सारी फसलों के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अब राइस का नाम भी लिया है, तो राइस के लिए वो स्पेशली बोल रहे हैं कि ज्यादा पानी वाली जगह की जरूरत होती, ज्यादा फर्टिलाइज जो जगह की जरूरत होती है, तो इस तरीके से चावल की खेती के लिए भी बहुत अच्छी वो मानी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, although agriculture has developed earlier in other parts of Tamil Nadu, कह रहे हैं कि अगर हम तमिलनाडु के और आसपास की जमीनों की बात करें तो वो अर्लियर, अर्लियर का मतलब वो काफी पहले ही फर्टिलाइज थी, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हुई, चोला एम्पायर की वजह से हुई या चोला एम्पायर में जाके हुई, वो ऑलरेडी फर्टाइल थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट इज एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। तो एक तरह से 5th और 6th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो एरिया था वो किस तरीके से जाना जा रहा था, लार्ज स्केल कल्टीवेशन, बहुत अच्छे उत्पादन के लिए जाना जाता था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजंस, जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे वो क्लियर हो रहे थे, है ना। सम रीजंस का मतलब कि कुछ क्षेत्रों के, है ना। लैंड एंड टू बी लेबल्ड इन अदर एरियाज, एंड जो लैंड थी, जो जमीन थी, वो समतल बनाई जा रही थी काफी एरियाज की। इन द डेल्टा रीजन, है ना, embankment had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields। देखो बहुत सारी जगह पे क्या किया जा रहा था, फ्लडिंग को रोकने के लिए किनारे बनाए जा रहे थे, है ना, डैम्स और किनारे बनाए जा रहे थे फ्लडिंग को रोकने के लिए, बाढ़ों को रोकने के लिए। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे थे वो लोग, बहुत सारी छोटी छोटी कैनाल्स का निर्माण कर रहे थे, नहरों का निर्माण कर रहे थे। देखो डायरेक्ट अगर नदी से पानी किसी जगह पे आ सकता है, नहीं आ सकता, है ना। तो नदियों से खेतों तक पानी लाने के लिए हमें क्या चाहिए, नदियों से, रिवर से खेतों तक अगर हम पानी लाएंगे तो उसके लिए हमें कैनाल्स का निर्माण करना पड़ेगा, कैनाल्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और कैनाल्स का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है वो काम करने शुरू हो जाएंगे। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. कुएं खोदे जा रहे थे, अगर दूसरे तरीके की हम बात करें तो कुएं जो थे वो खोदे जा रहे थे, है ना। आगे देखिए, इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू द कलेक्ट रेन वाटर, रेन वाटर यानी बारिश का पानी जमा किया जा रहा था, है ना। आगे देखिए, रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, labor and resources maintaining these work and declining deciding on how water is to be shared, यानी और नए नए तरीके प्लान किए जा रहे थे, नए नए नियम बनाए जा रहे थे कि किस तरीके से जो वाटर है, पानी है, उसको हर जगह पे इरिगेशन लैंड में शेयर किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। जो वहां के लोकल रूलर थे वो भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, है ना, इन सब चीजों में। और वो कह रहे हैं कि वहां के जो लोग थे, जो जनता थी, जो पब्लिक थे, जो उस जगह पे रह रही थी, जो एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रही थी, वो भी उतने ही ज्यादा एक तरह से क्यूरियस थे, इन सब चीजों के लिए एक्टिव थे। इन एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटी, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड के इरिगेशन के लिए हेल्पफुल थी, कैनाल बनवाना, है ना, वेल डग कराना, कुएं खुदवाना, ये सब चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे।
आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो देखिए हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर हम चोला एम्पायर की बात करें तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से क्या ऑर्गेनाइज था ये देखते हैं। सेटलमेंट ऑफ पीसेंट्स नोन एज उर। ये देखो उर किसको बोला है इन्होंने, पीसेंट को। ठीक है, जो बस्तियां थी एक तरह से, जो लोग रह रहे थे किसानों की, किसान थे ना, पीसेंट्स किसको बोलते हैं एक तरह से किसान। और जो उनके सेटलमेंट्स, जो उनकी बस्तियां थी उनको उर बोला गया है। जैसे कई बार मुंबई में चले जाओ तो वो चाल पट्टी टाइप बस्तियां बसती हैं, तो उस तरीके से वहां पे छोटे छोटे लोग झोपड़ी डाल के रह रहे हैं या फिर टीन शेड डाल के रह रहे हैं, उनको उर बोला गया है। ठीक है, बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन। अब जब इरिगेशन की व्यवस्था चालू हुई है ना, तो एग्रीकल्चर लैंड थी वो फर्टाइल होने लगी, और फर्टाइल होने के बाद प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, और जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, और जब अच्छा पैसा मिलेगा तो जो बस्तियों में जो लोग रह रहे थे वो क्या होंगे, मोर प्रॉस्पेरस होंगे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता समृद्ध, है ना, सुखी संपन्न इंसान की, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा सुख संपत्ति आएगी, है ना, वो वाली चीज थी। आगे देखिए ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। देखो मैंने एक पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, जब एक शब्द आया था आपको याद हो, क्या आया था मैं भी भूल गई, नाडू का ही चलो बात कर लेते हैं। आई थिंक एक तालुका, यस, तालुका वर्ड आया था, मुझे याद आया। तो मैंने आपको समझाया था कि जब बहुत छोटे छोटे से गांव की यूनिट, विलेजेस जो होते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी सी यूनिट जब एक मिल जाती है, और करीब 50 या 100 यूनिट गांव की मिल जाती है, तब वो एक तालुका कहलाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड आया है नाडू, क्या वर्ड है, नाडू। तो इसका मतलब है कि बहुत छोटे छोटे से जो विलेजेस हैं वो एक ब्रांचेस में फॉर्म हो गए, और उनकी जो लार्जर यूनिट, जो बड़ी यूनिट बन गई, उसको नाम दिया नाडू। तो जो तालुका है वो भी सेम चीज है, और जो नाडू है वो भी सेम चीज है। डिफरेंस इतना है कि भाई हो सकता है वहां पे पहले से ही फिक्स कर दिया गया हो कि भाई इतने गांव होंगे तो ये तालुका कहलाएगा, वैसे ही हो सकता है इनमें भी ये फिक्स कर दिया गया हो कि भाई इतने विलेजेस होंगे तब ये नाडू कहलाएगा, वरना दोनों ही चीजें सेम है। The villages council and the Nadu perform several administrative functions including dispensing justice and collecting tax. इस बात का मतलब समझिए, देखिए कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि ये सब दोनों मिलकर ही क्या करते थे। जो विलेज की काउंसिल थी, जैसे पंच होते हैं ना, पंच एक गांव है उसमें प्रधान होता है और पंच होते हैं। तो जैसे गांव का कोई मुद्दा आया, लड़ाई का, झगड़े का, शादी का, कुछ भी आया, तो वो कौन शॉर्ट आउट करेगा, वो पंच शॉर्ट आउट करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे थी कि विलेज में एक काउंसिल बनाई गई थी, और जो नाडू थे वहां के जो लोग थे, जैसे लार्जर जो ग्रुप था उसमें से कुछ लोग निकाले गए थे, उनको नाडू बना दिया गया। तो वो क्या करते थे, एक तरह से वो हेल्प करते थे लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव में, ठीक है, फंक्शंस में, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। जस्टिस का मतलब जैसे कोई भी लड़ाई का मुद्दा है, प्रधान ने शॉर्ट आउट किया, जस्टिस दिया कि भाई इस परिवार की गलती है, इस परिवार की गलती है। सेम चीज उन्होंने भी किया, क्या, जस्टिस दिया, न्याय दिया कि भाई इस वाले खानदान की गलती है या फिर इस खानदान की गलती है। और सेम चीज कलेक्टिंग टैक्स। कलेक्टिंग टैक्स का मतलब उस गांव में लोग कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, चलो उस टाइम पे तो बिजली थी नहीं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्रीकल्चर लैंड की कर लेते हैं, कि भाई कौन ज्यादा नदियों का पानी इस्तेमाल कर रहा है, उस पर टैक्स लगेगा, है ना। कौन मंदिर में कितनी बार पूजा करने जा रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, कौन ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहा है ना, कौन ज्यादा अच्छी मूर्तियां बना रहा है, हर चीज पर टैक्स लगता था। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब ये सब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो बहुत ही मेनी टाइप्स टैक्सेस पढ़ते हैं, बहुत प्रकार के टैक्सेस पढ़ते हैं। तो हमने कल ही की क्लास में शायद पढ़ा है कि 400 प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता था, ये कलेक्ट करते थे टैक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने चोलास का। ये देखिए rich peasants exercised considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Cholas government। अब देखो जो नाडू है वो अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लेता था, वो क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, जो नाडू है, जो नाडू के जो लोग हैं, एक्चुअली नाडू तो विलेज का वो है ग्रुप, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि उनमें से कुछ लोग थे उनको भी नाडू नाम दे दिया है।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सुपरविजन। सुपरविजन का क्या मतलब होता है, जैसे किसी के काम की जांच पड़ताल करना, है ना। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल सुपरवाइज करेगा कि सुपरविजन करेगा कि भाई अच्छा काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम चीज है यहाँ पे, जो सुपरविजन कौन कर रहा था, चोला गवर्नमेंट जो सेंट्रल में थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरी की पूरी डायनेस्टी किसकी चल रही थी, चोला गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से चोला गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक, ये देखो क्या लिखा है, मुवेंद वेलन। मुवेंद वेलन, हिंदी में देखो मुवेंद वेलन। ठीक है, ये क्या कौन होते थे, तो ये होते थे अ वेलन और पीसेंट सर्विंग 3 किंग्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक किसान जो 3 राजाओं को अपनी सुविधा दे रहा हो। अब किसान क्या सुविधा दे सकता है, एग्रीकल्चर लैंड पे काम करेगा, और एग्रीकल्चर में जैसे थोड़ी देर के मान लो उसका एक खेत है, उसमें गेहूं उगा रहा है वो, और वो गेहूं वो 3 राजाओं को दे रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो लैंड ओनर्स होते थे उस टाइम के, चोला डायनेस्टी के जो लैंड ओनर्स थे, उनको बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे, है ना। और उन टाइटल्स में से एक ये था मुवेंद बेलम का, और इसका बेलन का इसका मतलब क्या था कि एक जो पीसेंट है, एक जो किसान है, वो 3 राजाओं को सुविधा देने वाला। ठीक है, और ये आर्यार कहते थे, ये देखो आर्यार, इसको कहते थे प्रधान। आज की डेट में भी गांव में सारे प्रधान होते हैं ना भाई, तो वैसे ही ये प्रधान होता था, है ना। और देखिए आगे, etc as a markers of the respect and entrusted them with important offices on the state at the center। सिंपल सी चीज है कि उस चीज को वो बहुत ही ज्यादा सिंसियरली तरीके से हैंडल करते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या बना रखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसेस बना रखे थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड देखते हैं, चलिए देखिए, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड, है ना। देखो पहली वाली, वेलन वगई, इसको क्या कहते थे, देखिए लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पीसेंट प्रॉपर्टीज। जो नॉन ब्राह्मण प्रॉपर्टी थी उसको हमने नाम दिया क्या, कि ये वेलन वगई है। वेलन वगई का मतलब है नॉन ब्राह्मण्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है ब्रह्मदया। ब्रह्मदया है ना, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, आपको याद हो एक वर्ड प्रशस्ति, एक वर्ड पढ़ा था हमने प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती थी, प्रशस्ति वो कॉपर की प्लेट्स होती थी जिन पर ये पेपर बनाए जाते थे, जैसे आज की डेट में नोटरी पे बनाए जाते हैं कि ये वाली जमीन इस वाले इंसान की है। तो उस डेट में क्या होता था, चोला डायनेस्टी में और उससे पहले की जो डायनेस्टी थी उसमें कॉपर प्लेट्स दी जाती थी कि भाई हमने इस वाले पंडित को, इस वाले ब्राह्मण को इतनी जमीन दान में दी है। अब भाई दान में तुमने तो दे दी, लेकिन अगला बंदा किसको बताएगा कि भाई ये मुझे दान में मिली है, क्या पता उसकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले। तो इसके लिए उसको प्रशस्ति दी जाती थी, मतलब एक तरह से एक तरह से ये मान लो कि एक कागज दिए जाते थे कुछ। तो वो प्लेट्स जो होती थी वो कॉपर प्लेट्स बनी होती थी, है ना, ये लिखने के लिए कि भाई, और जो ब्राह्मण होते थे वो उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे। राजाओं महाराजों की तो कभी कभी गिफ्ट में दे देते थे खुश होके कि भाई ये मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, चलो गिफ्ट ले जाओ, है ना। कभी कभी पुरानी मूवीज में अकबर बीरबल की कहानियों में आपने देखा है कि कोई बंदा आया गुलाम टाइप का और उसने राजा को सुनाया, राजा राजा बहुत अच्छी खबर है, तो उन्होंने बस अपना हार निकाला और फेंक दिया, ये लो मोतियों की माला ले जाओ, है ना। तो उस टाइम पे जो भी ब्राह्मण्स होते थे, क्योंकि संस्कृत ब्राह्मण्स को ही आती थी, और संस्कृत जब ब्राह्मण्स को ही आती है तो वो जो प्रशस्ति लिखी जाती थी वो किसमें लिखी जाती थी, वो संस्कृत में लिखी जाती थी। तो जब ब्राह्मण्स को आती वही लिखेगा, अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में लिखेगा, वो खुश हो जाएगा, वो दान दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ब्राह्मण थे उनको जो लैंड थी वो गिफ्ट में दे रहे हैं, उस जो धरती थी उस जो लैंड को हमने क्या नाम दिया, ब्रह्मदया। ठीक है, आगे देखो, ये देखो शलभंगो, इसको क्या कहते हैं, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। स्कूल के लिए जो लैंड थी उसको मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था कि भाई इस पर क्या बनाओ, स्कूल बनाओ। ठीक है, आगे देखो क्या है, तिरवंत मटकन, मटकनी, नाम थोड़े अटपटे से मिलेंगे क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री है। लैंड गिफ्टेड टू टेंपल्स, है ना, क्या है, पल्ली छंदम,
पल्ली छन्नम, ठीक है, नाम थोड़े से अजीब मिलेंगे यहाँ पे, है ना। लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन। जैना इंस्टीट्यूशन हम इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि हो सकता है भाई उस टाइम कुछ और धर्मों का रहा हो कि भाई ये वाला धर्म ये सिखाएगा, ये वाला धर्म ये सिखाएगा, तो हो सकते हैं कुछ लोगों को अलग जैन वाले जो टेम्पल्स होते हैं उस तरीके के लोगों को वो गिफ्ट किया जाता हो, ठीक है, जमीन कि भाई इस तरीके के इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे बना लोगे। देखिए, वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदया। लैंड ग्रांट मैंने अभी बताया था आपको कि वो कॉपर प्लेट पे जब प्रशस्ति लिखी तो खुश होकर दे दी जमीन उनको, वो लैंड ग्रांट है। और ब्रह्मदया का मतलब है कि एक तरह से एक उपहार दे दिया या फिर वैसे ही ब्राह्मणों को जमीन दे दी कि चलो आप मंदिर बना लो, ठीक है। As a result, a large number of Brahmanas settlement emerged the Kaveri Valley in other part of the South India. ठीक है, तो साउथ इंडिया में जाकर वो एक पार्ट के तौर पे बस गए। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नोन एज नगराम also occasionally performed administration functions in town. Inscription for Uttaramayur in देखो चिंगलगेट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंगलपुट, ठीक है। चिंगलपुट का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये जगह है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि तमिलनाडु में है, मतलब जो स्टेट है वो तमिलनाडु है, डिस्ट्रिक्ट है वो चिंगलपुट है, और जो जगह का नाम है वो उत्तरामयोर है। जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो ये कह रहा है कि प्रोवाइड डेल्टाज ऑफ द वे इन विच वी द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, provide detail of the way in which the sabha was organized. The sabha had separate committee to look after irrigation work, gardens, temples. कह रहे हैं वहां पर क्या हुआ, एक सभा अलग से ऑर्गेनाइज्ड की गई जो कि क्या काम देखेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम देखेगी, वो चीजों को हैंडल करेगी, किन किन चीजों को, एक सेपरेट कमेटी बनाई उन्होंने जो कि इरिगेशन वर्क देखेगी, है ना, क्या है, गार्डन्स देखेगी, एंड टेम्पल्स मंदिरों का काम देखेगी, ठीक है। इस तरीके से इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि भाई इस तरीके से हमने एक वहां पे सभा बनाई थी। देखिए, names of those eligible to be members of these committee were written on a small ticket of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out ticket and one by one each committee. देखो, सिंपल सा ऐसे मान लो कि उस टाइम पे ऐसा तो होता नहीं था कि भाई एक वो पार्लियामेंट बैठी है कि डिस्कशन कर लिया, वोट वोट डाल दिया। उस टाइम पे क्या होता था कि किस बंदे को कौन सी पोजीशन दी जाएगी ये कैसे डिसाइड करते थे। पाम लीफ, ये देखो यहाँ पर पाम लीफ, एक पत्ते पर उन्होंने लिख दिया और उस पत्ते को हमने एक पॉट में डाल दिया और फिर एक छोटे बच्चे यंग बॉय एक छोटे बच्चे को बुलाया कि एक एक पर्चा निकालते जाओ और मतलब पकड़ाते जाओ नंबर बाय नंबर, तो जो पर्चा जिसके हाथ में आया वो उस कमेटी का मेंबर बन गया और वो उस फील्ड को संभालेगा, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे जादू समझ लो, क्योंकि बच्चे के हाथ में जैसे हम लोग चिट वगैरह का भी खेलते हैं कि भाई ये वाला गेम तुमको करना है, ये वाला तुमको करना है, तो वैसे ही उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वो जो एक कमेटी है उसके मेंबर्स का कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड करने के लिए ये किया जाता था, क्या कि एक लीफ पर पॉट में लिखकर ये पॉट में डाल दिया और एक छोटे बच्चे को बुलाकर उस टिकट को बाहर निकाल दिया और फिर क्या कर दिया, वन बाय वन फॉर ईच कमिटी, और एक एक तरीके से हमने वन बाय वन करके उस कमेटी को दे दिया। तो इस तरीके से वो सारे मैनेज हो जाता था ऑर्गेनाइजेशन कि हम किस कमेटी को बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।